that is reaction mechanism. रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म एग्जैक्टली स्टार्ट करने से पहले एक रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में पढ़ेंगे जो है कार्बोकैटायन। हम लोगों ने कार्बेनायन पहले पढ़ लिया है। कार्बोकैटायंस को C+ से डिनोट करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कार्बन के ऊपर अगर प्लस चार्ज हो तो कार्बोकैटायन कहा जाएगा। कैसे बनता होगा ये कार्बोकैटायन? ये कार्बोकैटायन ऐसे बनता होगा कि किसी एल्काइल ग्रुप के ऊपर कोई नया ग्रुप लगा दें G, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे Cl लगा दिया, या कोई ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा दें जो G- की फॉर्म में निकल के जाता हो। अगर ये G- निकल के चला जाएगा तो पीछे जो कार्बन बच जाएगा वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? ये कार्बन, इस पर एक R होगा, एक H ऐसे होगा और एक H बैक में होगा। ठीक है ना, बात समझ में आई? और इस पर एक वेकेंट p ऑर्बिटल होगी। दिस इज वेकेंट p ऑर्बिटल। ये ऐसी सिचुएशन है, जरा देखो। ये R है, जहां मैंने इसको होल्ड किया है वो कार्बन है, वो R है। ठीक है ना, इस कार्बन के ऊपर की ओर R जा रहा है, एक फ्रंट पे H आ रहा है, एक रियर में H जा रहा है, और वेकेंट P ऐसे। ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, बिल्कुल ट्राइगोनल प्लेनर शेप है। इसमें वेकेंट P जो है वो इस ट्राइगोनल प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही बात? कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है और केवल 6 इलेक्ट्रॉन्स इसमें है। ठीक है, क्लियर होगी बात? और इसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी की वजह से इस पर एक प्लस चार्ज है। कैसा है ये एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। शॉर्ट लिव्ड, हाईली रिएक्टिव, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन इसका है sp2, शेप है ट्राइगोनल प्लेनर। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 0, number of unpaired electrons 0। बात समझ में आ रही है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स at positively charged carbon is 6. That's why it is electron deficient. ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर लुईस एसिड्स। ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोफाइल भी होगा। जो इलेक्ट्रॉनों की तलाश में रहते हैं उनको इलेक्ट्रोफाइल भी कहा जाता है। और क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो किस तरह के ग्रुप्स की प्रेजेंस में इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स की प्रेजेंस में या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स? सो इन प्रेजेंस ऑफ electron releasing groups ERG, the stability of carbocation increases
and in presence of EWG, tell me what happens to stability? It decreases. बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? और कार्बोकेटायंस कैसे बनते होंगे? जैसे मान लो हमने ले लिया कोई इस तरह का अनसैचुरेटेड, यहां पर G लगा हुआ है और ये G जो है वो माइनस की फॉर्म में जाता है। ये कार्बन अभी sp3 है, लेकिन जब G माइनस निकल के चला जाएगा तब वो कार्बन sp2 होने वाला है। और ना केवल ये sp2 होने वाला है बल्कि ये रेजोनेंस स्टेबल भी है। क्यों बेटा? इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख के बताओ, इसका ऑर्बिटल डायग्राम देखो। हम लोगों ने इस पर बात की है कई बार। क्यों? इसमें एक p ऑर्बिटल है यहां पर, एक p ऑर्बिटल यहां पर। sp2 कार्बनों पर तो एक p रहती है ना, जो अनहाइब्रिड है, तो वहां पाई बॉन्ड बन गया। और इस कार्बन पर एक p ऑर्बिटल है जो वेकेंट है, जिसकी वजह से यहां प्लस चार्ज बन गया। तो ये जो है ये एक वेकेंट p ऑर्बिटल भी है, वेकेंट p ऑर्बिटल भी। ठीक है ना? मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि जब कार्बोकेटायन बनेगा तो उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, ये sp2 हो जाएगा। ठीक है? लो कार्बोकेटायन ऐसे कार्बन पर बन जाए, यहां से G माइनस निकल के जाए और ये कार्बन ओरिजिनली sp2 है, तो G माइनस के निकलने के बाद इस कार्बन पर बन जाएगा एक प्लस चार्ज। इसको लेकर थोड़ा ऐसे बोलें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ठीक है ना? मैं पर्सनली ये मानता हूं कि ये कार्बन तो देखो sp2 है, ये कार्बन तो sp2 है और इस कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ मिलकर एक पाई बॉन्ड बना रखा है। अब दूसरे कार्बन को दो चांसेस हैं, या तो ये sp2 हो जाए। अगर ये sp2 हो जाएगा तो तीन सिग्मा बॉन्ड बने, तीन sp2 ऑर्बिटल बनेंगी, sp2 sp2 sp2, और उसमें से दो में तो सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और एक sp2 खाली रह जाएगी। मेरा ये कहना है कि ये अगर sp हो जाए, अगर ये sp हो जाए तो एक p ऑर्बिटल इसमें वेकेंट रह जाएगी। क्यों? जो अलग प्लेन में भले चली जाएगी। क्या कहते हो? तो ये sp रह जाए तो इसमें एक वेकेंट p हो जाएगी, और अगर ये sp2 हो जाए तो इस पर एक वेकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएगी। ठीक है ना? कोई भी सिस्टम एक वेकेंट p रखना ज्यादा सेफ समझता है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वो थ्रू रेजोनेंस उसमें से इलेक्ट्रॉन ले भी सके, खासतौर पे ऐसा सिस्टम जहां इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता भी है। इसलिए मेरा मानना है कि sp होना चाहिए। कुछ मेरे दोस्त इसको sp2 भी बोल देते हैं। अच्छा, ऑथर्स कुछ नहीं बोलते, ठीक है ना? वो क्या करते हैं, बीच में छोड़ देते हैं इसको। अगर यहां से इसमें से दिस कार्बन इज ओरिजिनली sp कार्बन, अगर इसमें से G माइनस निकल के जाए तो ये प्लस चार्ज बन जाएगा। अब इसको sp ही रहना है, इसको sp ही रहना पड़ेगा। ठीक है ना? इसका ऑर्बिटल डायग्राम देख लो। इसका ऑर्बिटल डायग्राम क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी sp है और ये भी sp है। तो एक पाई बॉन्ड तो इनका बन गया इस प्लेन में। तो ट्रिपल बॉन्ड जब भी बनता है तो दूसरा पाई बॉन्ड अलग प्लेन में बन जाता है ऐसे। तो वो बन गया अलग प्लेन में। ट्रिपल बॉन्ड हमेशा ट्रिपल बॉन्ड में जो दो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। यहां पर एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी जो वेकेंट रह जाएगी। ये देख रहे हो ना, वेकेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। वेकेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रह जाएगी। ठीक है? अगर मान लो ये बेंजीन रिंग होती और इसमें यहां G लग रहा होता और ये G माइनस निकल के चला जाता, ये बहुत हाईली अनस्टेबल फिनाइल कैटायन बनता है। ठीक है ना?
और इसमें भी वही, इसमें ये जो है ना, ये पहले sp2 ही था और अभी भी ये कार्बन sp2 ही रह जाता है और इसमें एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्री रह जाती है जो रिंग के प्लेन के पैरेलल है। वैकेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। Phenyl cation is highly unstable, it is not formed, and here positive charge is not delocalized, positive charge is not resonance stable। ध्यान रखेंगे इस बात का, फिनाइल केटायन में पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस तो बेंजीन रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो p ऑर्बिटल्स है उनमें हो रहा है और जो प्लस चार्ज है वो तो इस वजह से हुआ क्योंकि वैकेंट p वहां पर वैकेंट sp2 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल रिंग के प्लेन के पैरेलल पड़ी हुई है। उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो ऊपर और नीचे की ओर है। समझ नहीं पा रहे हो? बात समझ में आ रही है क्या? बेंजीन रिंग से जो रेजोनेंस हो रहा है वो बेंजीन रिंग से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। बेंजीन रिंग से परपेंडिकुलर ऊपर की ओर और नीचे की ओर p ऑर्बिटल्स हैं, उनमें डीलोकलाइजेशन है। और जो वैकेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बेंजीन रिंग के पैरेलल है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन यहां है, उसमें जा नहीं पाते तो वो हमेशा वैकेंट रह जाती है, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज है और उस पॉजिटिव चार्ज को कोई डीलोकलाइजेशन भी नहीं है, कोई स्टेबिलिटी भी नहीं है। सो फिनाइल केटायंस आर हाईली अनस्टेबल एंड जनरली नॉट फॉर्म्ड। है तो कैसे बनेगा? कोई Cl होगा। क्यों? अब ये Cl यहां रेजोनेंस भी कर रहा है, रेजोनेंस की वजह से यहां PDCH है। व्हाट डू यू मीन बाय PDCH? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रांग हो चुका है। अब किसी स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ना है और वो भी Cl जो है इलेक्ट्रॉन लेकर जाने वाला है, तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और जिस कार्बोकेटायन को बनाते समय ही आपने ज्यादा एनर्जी सप्लाई कर दी वो अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? तो ये फंडा है एक्चुअली। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन नमन ने पूछा है कि ये कैसे पता चलेगा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल है कि p ऑर्बिटल है? बोलो। p ऑर्बिटल हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगी सिग्मा से और हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के सिग्मा बॉन्ड के पैरेलल रहेगा। उसके अलावा हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है ना? इसीलिए उसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी नहीं रह सकते और इसीलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी रेजोनेंस में पार्ट नहीं करता। ठीक है ना? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस हम लोगों ने शुरू में ही मेंशन किया है कि in presence of ERG the stability of carbocation increases। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के लिए सबसे ज्यादा स्टेबिलाइजिंग फैक्टर है +m, उसके बाद फिर रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन और उसके बाद फिर +I। ठीक है ना? +m की स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखें जरा, आप देखें बेटे, ये CH2+ है, मान लो यहां हमने OCH3 ले रखा है, ये OCH3 +m ग्रुप है। आप मुझे बताएं क्या ये 6 इलेक्ट्रॉन्स है? क्यों? और क्या ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है? इसीलिए तो अनस्टेबिलिटी होती है। अगर मान लो इस ग्रुप ने +m लगाकर, इस ग्रुप ने अपने +m इफेक्ट के द्वारा एक ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी जिसमें O के ऊपर प्लस चार्ज चला जाए, तो क्या अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? देख लो। क्यों? अगर कोई कार्बन ऐसा है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था और उसको कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देकर उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, तो इससे ज्यादा स्टेबिलिटी और क्या होगी? तो +m की स्टेबिलिटी के लिए कार्बोकेटायन कुछ भी कर सकता है। बात समझ में आ गई? जैसे इसको देखो, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला स्ट्रक्चर है। अब अगर ये +m करे तो, अगर ये +m करे तो क्या होगा बताओ? नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा?
और ये कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर हो जाएगी। मैंने आपको बताया है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी पॉजिटिव चार्ज रख सकते हैं बशर्ते कि उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो। बात समझ में आ रही है? ऐसा कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा जिसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इट इज अनस्टेबल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एंड NH2 ग्रुप इज गिविंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है ना? इससे बड़ी स्टेबिलिटी और क्या हो सकती है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की कमी तुझे है, ले ले। क्लियर है? कोई पॉजिटिव चार्ज को शेयर करवा ले, कोई आधा पॉजिटिव अपने ऊपर रख ले, आधा उसके ऊपर रख दे, उससे बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी इस केस में है। क्लियर है? जैसे रेजोनेंस का केस ले लें। अगर मान लो हमने रेजोनेंस ले लिया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा बोलो? ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज आ गया। कोई कंप्लीट ऑक्टेट वाली स्ट्रक्चर थोड़ी बनी है, हालांकि इससे भी स्टेबिलिटी बढ़ी है। इसका मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज इन दोनों कार्बनों पर डिस्पर्स हो रहा है। डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, डिस्पर्सल ऑफ चार्ज इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, बट कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी मोस्ट। बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? जैसे एल्काइल कार्बोकेटायन ले लें, ये ऐसा एग्जांपल आपने बहुत बार किया हुआ है। एक टर्शरी कार्बोकेटायन है, ठीक है ना, इसके बाद एक सेकेंडरी कार्बोकेटायन है, फिर प्राइमरी कार्बोकेटायन है, फिर मिथाइल कार्बोकेटायन है। तो बताओ इसका क्या ऑर्डर आता है? 321। इसमें अल्फा एच से देख लो कितने अल्फा एच हैं, बोलो 9। इसमें बोलो, इसमें बोलो, इसमें 0। मोर अल्फा एच मोर स्टेबिलिटी, और प्लस आई भी इधर की ओर सपोर्ट करेगा, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या निकलेगा? 321। एंड मिथाइल इज द लीस्ट स्टेबल। कार्बेनायन हमने पढ़ा था, उसमें उल्टा ऑर्डर निकलता था। ठीक है? क्वेश्चन बताओ, स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ। सेकंड, थर्ड, फर्स्ट। सेकंड को आपने सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों कहा? टर्शरी, ये सेकेंडरी और ये प्राइमरी। 321 का ऑर्डर आता है। चलो करते जाओ। बोलो, सारे प्राइमरी है, रेजोनेंस हो रहा है, या रेजोनेंस और ज्यादा हो रहा है, यहां सबसे ज्यादा हो रहा है। तो बोलो 4 3 2 1 हो जाएगा। बोलो, सबसे ज्यादा कौन? फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, उसके बाद सेकंड। आप देखें इसमें रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, क्यों? और ये सिंपल प्राइमरी sp2 कार्बन है, ये तो अनस्टेबल है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर होगी बात? ये अनस्टेबल क्यों है बताओ? sp2 कार्बन से बना है जिसमें PDCS था, क्यों? और उसके अलावा पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी नहीं है। क्यों पॉजिटिव चार्ज को रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है रिंग के पैरेलल। पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक वेकेंट ऑर्बिटल पड़ी हुई है। ठीक है? क्लियर होगी बात? बोलो बोलो, इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है? सेकंड ज्यादा स्टेबल। जल्दी जल्दी बताना है। बोलो क्यों? फर्स्ट क्यों ज्यादा स्टेबल? अल्फा एच ज्यादा है इसमें।
सेकंड ज़्यादा स्टेबल है, अल्फा एच ज़्यादा है। करते जाओ जल्दी जल्दी। हाँ लिख लो, जल्दी जल्दी लिख लो। बोलो साहब। फोर्थ में बताओ, सेकंड। फिफ्थ में बताओ, इसमें फर्स्ट क्यों? रेजोनेंस स्टेबिलिटी। ठीक है। लिखें जरा, rearrangement in carbocations। एक्चुअली देखा ये गया कि अगर हम इस तरह का कोई कंपाउंड ले लें, इस तरह का कोई कंपाउंड ले लें ब्रोमो, और हमने मान लो डाइल्यूट NaOH से इसकी रिएक्शन करवा दी, तो हमें पता था कि इस रिएक्शन के बाद OH यहां आ जाएगा और Br निकल जाएगा, एल्कोहल बनने वाला है। और ये बना भी इस तरह से OH आ गया। बट वेरी सरप्राइजिंगली दिस प्रोडक्ट वाज अ माइनर प्रोडक्ट एंड द मेजर प्रोडक्ट वाज दिस वन। दिस एल्कोहल वाज अ मेजर प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जरूर Br माइनस के निकलने और OH माइनस के अटैक करने के बीच में कुछ और फिनोमेनॉन हो गया। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, जब Br माइनस निकला तो एक कार्बोकेटायन बना। इस कार्बोकेटायन, ये कार्बोकेटायन एक प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और इस प्राइमरी कार्बोकेटायन पर अगर OH माइनस अटैक कर दे तो ये पहला वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा जो माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है ना? दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्ट एंड दिस वन इज द सेकंड प्रोडक्ट विच इज द मेजर प्रोडक्ट। और उसके अलावा कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, इस H माइनस को शिफ्ट करवाता है। ठीक है ना? इसको बोलते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट या H माइनस शिफ्ट। क्लियर हो गई बात? ये एक प्योर इंट्रामोलिक्यूलर रीअरेंजमेंट है, इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है, प्योर इंट्रामोलिक्यूलर प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है जिसमें कि हाइड्रोजन दोनों तरफ से कनेक्टेड हो रहा है। ये है ट्रांजिशन स्टेट, और उसके बाद पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस प्लस टर्शरी कार्बन पर और H चला जाता है वहां। ये कैसा कार्बोकेटायन है? टर्शरी, जो प्राइमरी की कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। अब इसमें OH माइनस आता है तो सेकेंड प्रोडक्ट बनता है जो मेजर। यानी कि कार्बोकेटायन में जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि प्लस चार्ज इमीडिएट पड़ोसी कार्बन पर जाने से स्टेबल हो जाता हो, तो वो उस पड़ोसी कार्बन से एक ग्रुप को उठा के शिफ्ट करवा देगा। बात समझ में आ रही है? इस तरह के फेनोमेनॉन को, इस तरह के प्रोसेस को बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन विल रीअरेंज in case if its stability is going to increase, and rearrangement takes place by shift of one group from the neighboring carbon। बात समझ में आ रही है? Provided the stability of carbocation is going to increase। क्लियर होगी बात? कार्बोकेटायन अगर फ्रीली बन गया तो अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जरूर रीअरेंज करता है। ठीक है, नोट करो। हिस्ट्री में कुछ भी हो सकता है, और कार्बोकेटायन अगर अपने पड़ोसी कार्बन पर जाकर स्टेबिलिटी गेन कर रहा हो तो उस पड़ोसी पोजीशन पर प्रेजेंट किसी भी ग्रुप को उठा के दूसरी ओर शिफ्ट करवा सकता है। यह शिफ्ट हो सकता है H माइनस का, एल्काइल माइनस का, फिनाइल माइनस का, या किसी भी एरोमेटिक रिंग का जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट वगैरह भी लगे हों। ठीक है ना? तो शिफ्ट जो है वो 4 तरह के हो सकते हैं। 1,2 H माइनस शिफ्ट, जिसको 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट भी बोलते हैं।
1,2 alkyl shift R minus shift, which is also named as 1,2 alkyl shift. 1,2 फिनाइल शिफ्ट. जब एरोमेटिक रिंग अकेले शिफ्ट कर रहा हो तो इट इज नेम्ड एज 1,2 फिनाइल शिफ्ट. ठीक है ना. या फिर अगर कोई एरोमेटिक रिंग है अलोंग विथ सम सब्स्टिट्यूएंट्स तो उसको एराइल शिफ्ट भी बोल देते हैं. एंड दिस इज नेम्ड एज 1,2 अराइल शिफ्ट. क्लियर होगी बात. ठीक है ना. तो पड़ोसी कार्बन से कोई भी ग्रुप शिफ्ट हो सकता है. और ये जो माइग्रेशन है, ये जो शिफ्ट है ना, ये माइग्रेशन जो है वो स्पीड ऑफ माइग्रेशन इज नोन एज माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. जिस ग्रुप की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वो शिफ्ट कर जाएगा पहले. माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड H माइनस सबसे ज्यादा फास्ट, देन PH माइनस, देन इन केस ऑफ एल्काइल ग्रुप्स 321 एंड लीस्ट इज मिथाइल माइनस. This order is not followed strictly. मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार इस ऑर्डर का वायलेशन हो जाता है. मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो होता है जब कभी माइग्रेशन वाला स्टेप RDS हो. लेकिन हमारे इन केसेस में जो रिएक्शंस हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, इन केसेस में माइग्रेशन या रीअरेंजमेंट एक फास्ट स्टेप है. And whenever rearrangement takes place in the fast step, then this order is not followed. It may be and may not be. But in case when the migration step is RDS and slowest, then it is strictly followed. Migratory aptitude is directly proportional to electron density. That means the group having highest electron density will migrate fastest. And H minus probably is fastest in this series ड्यू टू इट्स लाइट वेट. बात समझ भाई. उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से मतलब नहीं है. मैं यहां पर एक नोट लिख देता हूं. प्रोबेबली ड्यू टू इट्स लाइट वेट H माइनस माइग्रेट्स फास्टेस्ट. Probably due to its light weight, H minus migrates fastest. बात समझ में. Otherwise, migratory aptitude has the order according to its electron density. The group having more electron density migrates fastest. But H minus is at the first position probably due to its light weight, not because of its electron density which is highest, which is not highest also. H minus में तो दो ही. Please correct it. By mistake I wrote H here. It is CH3. This is CH3. This hydrogen is getting migrated. So kindly please make it correct. By mistake I wrote H here. Actually it is CH3, right? राइट शिफ्ट हमने देखा. अगर मान लो एक मिथाइल शिफ्ट होता, वन टू मिथाइल शिफ्ट, 1-2 शिफ्ट ही होता है. भले 1-2 करके कई बार हो जाए. कितनी बार शिफ्ट होगा इसका लिटरेचर में कोई क्लियर कट गाइडलाइन नहीं है. बट इट डिपेंड्स अपॉन द लाइफ ऑफ कार्बोकेटाइन. मान लो वो कार्बोकेटाइन बहुत ही ज्यादा शॉर्ट लिव्ड है तो एक आध शिफ्ट के बाद वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, कोई नए कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर उसके पास पर्याप्त जीवन है तो शिफ्ट पे शिफ्ट करता रहेगा जब तक उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती रहेगी. ठीक है ना. ये मिथाइल शिफ्ट हो रही है, 1-2 मिथाइल शिफ्ट. ये मिथाइल, तो मिथाइल क्या करता है, यहां पर अपने इंटरनल इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करके यहां पर पहले बॉन्ड बनाता है. मिथाइल इस तरह का एक बॉन्ड बनाता है जिसमें खुद के इलेक्ट्रॉनों को अरेंज करके और यहां पर आ जाता है
ऐसे। बात समझ में? ये एक हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, लेकिन बताना ये चाहता हूं मैं कि इधर से बॉन्ड टूटता है, इधर बॉन्ड बनता है ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली। देयर इज नो चांस फॉर एनी फॉरेन एलिमेंट टू शो एनी एक्सचेंज। बात समझ में आ रही है? ये CH2 है, ठीक है, ये तो CH3 ही था ना बेटा। अब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये कैसा है? ये ऐसे ही है ना, जैसे कि ये ऐसे ही है ना बेटा, जैसे कि किसी साइक्लोप्रोपेन में एक H+ चिपका दिया गया हो, ऐसा ही तो है, देख लो। इज इट ए प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन? प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन, ठीक है ना। ये एक अनस्टेबल सिचुएशन है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन ये ट्रांजिशन स्टेट इसी तरीके का ट्रांजिशन स्टेट है जिसमें कि प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन जैसी सिचुएशन बनी है। मिथाइल ने अपने इंटरनल इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट करके इधर बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, उसे बाद में इलेक्ट्रॉन मिल जाने वाले हैं, इसको मालूम है। बात समझ में आई? तो इट पासेस थ्रू दिस काइंड ऑफ ट्रांजिशन स्टेट वेयर प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन इज फॉर्म्ड। ये CH2 होना चाहिए था, लेकिन यहां पर CH3 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइक्लोप्रोपेन में एक H+ चिपका हुआ है। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है। एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, टेल मी? फाइनली प्लस चार्ज is created at this carbon which is tertiary and CH3 shifts। और इस तरह से क्या फायदा मिला कार्बोकेटायन को इस अरेंजमेंट से? हाँ, वो टर्शरी हो गया तो ज्यादा स्टेबल हो गया। बात समझ में आई? अब मुझे एक बात बताओ, मान लो हमारे पास जो 3 ग्रुप हैं शिफ्ट करने के लिए, वो मिथाइल और इथाइल है, प्राइमरी कार्बोकेटायन है। इस प्राइमरी कार्बोकेटायन पर एक रीअरेंजमेंट होने वाला है, मिथाइल शिफ्ट भी हो सकती थी और इथाइल शिफ्ट भी हो सकती थी। अगर मान लो हमने 1,2 इथाइल शिफ्ट करवाया, मान लो हमने 1,2 इथाइल शिफ्ट करवाया, तो क्या होगा बताओ? इसमें भी एक प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन जैसा ट्रांजिशन स्टेट बनेगा? कुछ हाँ ना बोलो। ये प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन जैसी एक स्ट्रक्चर बनने वाली है ट्रांजिशन स्टेट में। ये अनस्टेबल है, लेकिन मुझे एक बात बताई जाए, क्या इस CH3 की उपस्थिति की वजह से ये प्रोटोनेटेड साइक्लोप्रोपेन ऊपर वाले केस की अपेक्षा ज्यादा स्टेबल है? बोलो। इसका मतलब इथाइल का शिफ्ट मिथाइल के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट हो जाएगा, बिकॉज TS इज मोर स्टेबल द TS और स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो फिर क्या हो जाएगा बताओ? इसका मतलब जब पॉजिटिव चार्ज यहां बनेगा तो उस समय इथाइल शिफ्ट हो चुका होगा। क्लियर है? नोट करो। तो मैं बताना चाहता हूं कि शिफ्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पास शिफ्टिंग के लिए मिथाइल, इथाइल और आइसोप्रोपाइल तीनों ग्रुप्स हैं। नाउ व्हाट इज योर ओपिनियन, विच ग्रुप शुड प्रिफरेबली शिफ्ट? क्या फायदा मिलेगा? प्लस आई ज्यादा मिल जाएगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। ये 1,2 आइसोप्रोपाइल शिफ्ट करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ? जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा उसको ज्यादा प्लस आई का स्टेबुलेशन मिलेगा। क्यों बेटा? इसमें प्लस आई ज्यादा हो जाएंगे अब की बार। तो शिफ्ट के बाद जो नया रिजल्टिंग कार्बोकेटायन होगा वो टर्शरी भी होगा और साथ में आइसोप्रोपाइल दूसरी पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो फिर एक क्वेश्चन है आपके लिए, एक इथाइल है, एक आइसोप्रोपाइल है और एक टर्शरी ब्यूटाइल है। टर्शरी ब्यूटाइल यू अंडरस्टैंड? 3 मिथाइल्स लगे हुए हैं इसके ऊपर, ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है। शिफ्ट के लिए रेडी हैं ये तीनों ग्रुप्स। विच ग्रुप यू फील विल शिफ्ट प्रीफरेबली, आइसोप्रोपाइल या टर्शरी ब्यूटाइल? टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। 1,2 टर्शरी ब्यूटाइल शिफ्ट। तो शिफ्ट के बाद डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, ये हो जाएगा कार्बोकेटायन। सबको समझ में आ रहा है? लेकिन अभी ये कहानी बहुत ही अधूरी है।
अभी मुझे बताना है कि कौन सी सिचुएशन में किसको शिफ्ट करवाया जाए, ये कैसे सोचेंगे आप, क्योंकि आपको पता है कि एक माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर है लेकिन उसका वायलेशन होता रहता है, तो कब वायलेशन होगा कब नहीं होगा, ठीक है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे बहुत डिटेल में। बहुत माइग्रेशन को लेकर जो लिटरेचर में बातें लिखी हुई है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम धीरे धीरे करके उसकी एक एक परत हटाएंगे, ठीक है।